नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सागर कुमार नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 27 दिसंबर 2022 की बात है। बैतूल के रानीपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग के बीट गार्ड शांतिलाल पचौरिया दोपहर के वक्त इलाके में गश्ती कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान डोल के आसपास से बदबू आ रही थी। मौके पर जाकर उन्होंने देखा तो एक मरा हुआ बैल दिखाई दिया। उसे देखकर वह वापस लौट आए। दूसरे दिन 28 दिसंबर को जब बदबू ज़्यादा आने लगी तो उन्होंने आसपास के इलाकों में सर्च किया। सर्चिंग के दौरान हनुमान डोल मंदिर से करीब 50 मीटर दूर एक पुलिया के नीचे प्लेटफॉर्म से सटी रेत पर चादर से लिपटा 100 बीट गार्ड को दिखाई दिया। 100 मिलने की सूचना जब तक उसने थाना रानीपुर को दिया तब तक शाम हो चुकी थी। तीसरे दिन 29 दिसंबर 2023 को जब रानीपुर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंची तो देखा कि 100 के सिर्फ पैर दिख रहे थे। 100 पत्थर और रेत में ढका हुआ था। जब पुलिस टीम ने 100 बाहर निकाला तो एक धड़ मिला जिसके शरीर से सिर गायब था। कपड़ों के लिहाज से यह लाश किसी महिला की थी। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ रोशन जैन टीआई अपाला सिंह को महिला का शव जिस हालत में मिला उसे लग रहा था कि वह किसी मिडिल क्लास परिवार से है। जंगल में लाश मिलने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना तत्काल ही बैतूल जिले के आला अधिकारियों को दे दी गई। सूचना मिलते ही जिले की एसपी सीमाला प्रसाद, एडिशनल एसपी नीरज सोनी, एसडीपीओ रोशन जैन ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर लाश का मुआयना करने के बाद एसपी ने टीआई को केस का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। जरूरी कार्रवाई करने के बाद टीआई अपाला सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बैतूल जिले की पुलिस के लिए महिला का सिरकटी लाश पहेली बनी हुई थी। सिर न होने से महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लाश की शिनाख्त के लिए करीब 500 गुम महिलाओं की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने इस लाश से जुड़ी जानकारी अन्य थानों में देने के साथ साथ सूचना देने वाले को कुछ इनाम देने की घोषणा भी की थी। एसपी सीमाला प्रसाद ने इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने बैतूल और सीमावर्ती जिले होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, खरगोन के अलावा भोपाल, इंदौर के साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में गुम महिलाओं की जानकारी प्राप्त की, जिसमें करीब 500 महिलाओं की जानकारी प्राप्त कर 100 की पहचान करने की कोशिश की गई मगर फिर भी कोई पुख्ता सुराग पुलिस को नहीं मिल सका। मध्य प्रदेश के बैतूल में विवेकानंद वार्ड की रहने वाली 31 साल की राधा राजपूत अपने पति और 14 साल के बेटे शौर्य और 9 साल के शक्ति के साथ रहती थी। राधा का मायका देवरी जिला सागर में है। पिछले 2 महीनों से राधा का भाई दिलीप दांगी कई बार अपनी बहन राधा से बात करने के लिए संपर्क कर चुका था लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही थी। बहनोई शैलेंद्र को भी वह कई बार फ़ोन कर चुका था मगर उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज रहता था। होली के दिन की बात है। रात में खाना खाकर दिलीप ने अपने जीजा को फ़ोन मिलाया तो इस बार शैलेंद्र ने फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए पूछा, हाँ बोलो दिलीप भाई, बहुत दिनों के बाद याद किया है, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे जीजा जी सब ठीक है, बहुत दिनों से हमारी राधा दीदी से बात नहीं हुई तो सोचा आज होली का त्यौहार है, इसी बहाने उससे बात कर लूँ, दिलीप ने शैलेंद्र से कहा। शैलेंद्र ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी जीजी तो आज से 10 दिन पहले ही देवरी जाने की बोल कर गई है, क्या तुम्हारे पास दीदी नहीं पहुंची है? दिलीप बोला, अरे जीजा काहे मजाक कर रहे हो, चलो जल्दी से राधा से बात कराओ। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। राधा घर पर यही बोलकर निकली है कि काफ़ी दिनों से वह अपने मायके नहीं गई है, इसीलिए होली पर गुलाल लगाने भाई के घर जा रही है। यकीन ना हो तो शौर्य से बात कर लो। शैलेंद्र ने दिलीप को यकीन दिलाते हुए मोबाइल अपने बड़े बेटे शौर्य को पकड़ाते हुए कहा। शौर्य ने दिलीप को बताया, मामा जी
मम्मी तो यहाँ से यही बोलकर गई है कि कुछ दिनों के लिए मामा के यहाँ जा रही हूँ। दिलीप को काटो तो खून नहीं, वह अपनी बहन राधा को लेकर चिंतित हो गया। दिलीप को पता था कि उसका जीजा राधा से पैसों को लेकर आए दिन झगड़ा करता रहता है। राधा के बारे में उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। दिलीप ने उसके दूसरे रिश्तेदारों से राधा की खैर खबर मांगी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिर में दिलीप रंग पंचमी पर बहन के घर बैतूल पहुंचा तो उसका जीजा शैलेंद्र घर पर नहीं मिला। अपने भांजे शौर्य और शक्ति से जब बात की तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। राधा के दोनों बेटे भी डरे सहमे से घर पर मिले। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि राधा को उन्होंने करीब 2 माह से नहीं देखा। जब बच्चों से पूछते हैं तो वे यही जवाब देते हैं कि मम्मी मामा के यहाँ गई हुई है। दिलीप को जब शंका हुई तो उसने 13 मार्च 2023 को बैतूलगंज पुलिस थाने में जाकर अपनी बहन राधा की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बहन राधा और जीजा शैलेंद्र के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। उसे शंका है कि कहीं उसके जीजा ने बहन के साथ कोई बुरा सलूक न कर दिया हो। 13 मार्च 2023 को राधा के भाई दिलीप ने जब राधा की गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस ने राधा के पति शैलेंद्र राजपूत व घर वालों को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया, मगर शैलेंद्र रंग पंचमी से ही अपने घर से फरार हो गया था। इससे पुलिस का शैलेंद्र पर शक और गहरा हो गया। पुलिस ने जब शैलेंद्र के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि उसकी पहली पत्नी कल्पना की मौत आग लगने की वजह से हुई थी। शैलेंद्र की कल्पना से एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। कल्पना की मौत के बाद शैलेंद्र ने राधा से शादी कर ली थी। कल्पना के मायके वालों ने शैलेंद्र पर कोतवाली थाने में दहेज प्रताड़ना के साथ जलाकर मारने का मुकदमा दर्ज कराया था। राधा को भी शैलेंद्र प्रताड़ित करता था। इस बात की जानकारी राधा के भाई दिलीप को भी थी। जब भी दिलीप शैलेंद्र से इस बारे में राधा से बात करता तो राधा भाई को समझा कर कहती, भैया घर गृहस्थी में सब चलता रहता है, अपने बेटों की खातिर मैं पति की प्रताड़ना भी सह लूँगी। राधा के भाई दिलीप दांगी को जब बैतूल के रानीपुर थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर 2022 को मिली एक महिला की सिरकटी लाश की फोटो दिखाई गई तो शरीर की बनावट और कपड़ों से दिलीप ने उसकी पहचान राधा के तौर पर किया। पुलिस को सिरकटी लाश के पास पैर की उंगली में ही पहने जाने वाली बिछिया मिली थी। जब पुलिस ने राधा के घर की तलाशी ली तो उसी प्रकार की दूसरी बिछिया राधा के सामान में भी मिली। इससे पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि सिरकटी लाश राधा राजपूत की ही है। पति शैलेंद्र के फरार होने के बाद पुलिस का शक पति पर गया और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। एसपी सिमाला प्रसाद और एडिशनल एसपी नीरज सोनी के निर्देश पर आरोपी की तलाश हेतु थाना रानीपुर की टीआई अपाला सिंह, इंस्पेक्टर रविकांत दहे, एसआई आबिद अंसारी, राकेश सरिया, मोहित दुबे, राजेंद्र राजवंशी, दीपेंद्र सिंह आदि की टीम गठित कर दिया गया। साइबर टीम ने सबसे पहले शैलेंद्र के मोबाइल को सर्विलेंस पर लगाया तो उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे शहर की मिल रही थी। पुलिस टीम ने 8 दिन की मशक्कत के बाद राधा के पति शैलेंद्र को पुणे महाराष्ट्र में श्रीनिवास कंपनी नौलखा उमरी के पास से गिरफ्तार किया। वहां वह अपने दोस्त गोविंद वरकड़े के साथ रह रहा था। गोविंद बैतूल के कत लड़ाना इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने शैलेंद्र को पुलिस थाने लाकर पूछताछ की तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया। शैलेंद्र ने पुलिस के सामने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पति शैलेंद्र राजपूत, नाबालिग बेटे और आरोपी को घर में छिपा कर रखने के मामले में गोविंद वरकड़े को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो राधा की हत्या की कहानी से पर्दा उठ गया। 45 साल के शैलेंद्र राजपूत के पिता वन विभाग में बीट गार्ड के पद पर नौकरी किया करते थे। पिता की मौत के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल गई। शैलेंद्र आलसी और कामचोर स्वभाव का था। पिता की नौकरी मिलते ही आवारागर्दी करने वाले शैलेंद्र के दिन ही फिर गए। वह अपने ऐशो आराम के लिए नई कार ले आया।
नौकरी से मिलने वाला पैसा वह शराब पीने और अय्याशी में खर्च करने लगा। नशे की लत और रंगीन मिजाज होने के कारण गलत तरीके से पैसे कमाने का आदी हो चुका था। शैलेंद्र जंगल में सागवान की तस्करी करने लगा। कुछ समय पहले जंगल में बंकर बनाने के नाम पर उसने सागवान की अवैध कटाई करके लाखों रुपए की लकड़ी की खरीद फरोख्त की थी। बैतूल जिले के इतिहास में पहली बार वन विभाग का बंकर कांड सामने आया था, जिसमें बंकर बनाकर आरा मशीन लगाकर अवैध सागवान की कटाई की जाती थी। इसकी जांच की गई तो उसे कसूरवार मानकर नौकरी से बर्खास्त कर उसके खिलाफ धारा 35 लोक संघ निवारण अधिनियम व 379 120 बी का मामला दर्ज किया गया था। बैतूल के चिखला में हुए बंकर कांड में शैलेंद्र को पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिससे उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। शैलेंद्र की आशिक मिजाजी की वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। राधा के नाम उसके मायके के सागर जिले के देवरी में एक प्लॉट था, जिसे उसने अपने भाई दिलीप की मदद से बेच दिया था। राधा पति की पैसे उड़ाने की आदत जानती थी, जिसके कारण मायके में बेचे गए प्लॉट के पैसे राधा ने भाई के पास जमा करवा दिए थे, जिससे कि उसके दोनों बेटों के भविष्य बनाने में काम आ सके। इस बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। यही नहीं, शैलेंद्र के किसी दूसरी महिला से अवैध संबंधों को लेकर भी घर में झगड़े होते रहते थे। घटना के दिन भी जब दोनों बच्चे स्कूल चले गए, तब शैलेंद्र ने गुस्से में आकर राधा को उलाहना देते हुए कहा, मैं नौकरी चले जाने की वजह से पैसे को तरस रहा हूँ और तेरा भाई प्लॉट के पैसे दबाए बैठा है, उसे पैसे क्यों नहीं मांग लेती। राधा ने भी दो टूक जवाब देते हुए कहा, भाई से पैसे लाकर तुम्हें दे दूं, जिससे तुम गुलछर्रे उड़ा सको। प्लॉट के पैसे मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करके रखे हैं, उसमें से तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी। राधा के इस तरह जवाब देने से शैलेंद्र काफ़ी भड़क गया और गुस्से में आकर घर के आंगन में रखा फावड़ा पत्नी के सिर पर दे मारा, जिससे राधा के सिर से खून की धारा बहने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। यह घटना 7 दिसंबर 2022 की है। शैलेंद्र ने फावड़े से राधा की हत्या कर दी और दिन भर शव घर में ही रखा। उसने कपड़ों से आसपास बिखरे खून को साफ कर दिया था। दोनों बच्चों के स्कूल से घर आने के बाद उसने बड़े बेटे के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आकर तेरी मम्मी को मार दिया। अब पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। अब तुम दोनों का क्या होगा। यह सुनकर शौर्य रोने लगा तो शैलेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा यदि हम तेरी मम्मी की लाश को किसी तरह ठिकाने लगा दें तो किसी को शक नहीं होगा और मैं तुम दोनों बच्चों को अनाथ होने से भी बचा लूँगा। 14 साल का मासूम पिता के जेल जाने की सोचकर सहम गया और उसे पिता को बचाने का यही तरीका अच्छा लगा, तो उसने अपने पिता की बात पर सहमति दे दिया। रात में उसी दिन अपनी कार में पत्नी राधा की लाश को कपड़े में छिपाकर दोनों हनुमान डोल मंदिर के पास बनी पुलिया पर पहुंच गए और पुलिया के नीचे ले जाकर शव फेंक दिया। वे अपने साथ लोहे की आरी लेकर आए थे। लाश की पहचान ना हो सके, इस कारण शैलेंद्र ने राधा का सिर अपने बेटे की मदद से आरी से काटकर अलग कर दिया और शव को रेत पत्थर से ढक दिया। दोनों अपनी कार में सिर को कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आए। फिर बाप बेटे ने प्लानिंग कर सिर को नेशनल हाईवे पर शाहपुर के पास ले जाकर एक गड्ढे में पेट्रोल डालकर जला दिया। जैसे ही शैलेंद्र को पता चला कि राधा के भाई दिलीप ने पुलिस में राधा की गुमशुदगी दर्ज कराई है, तो शैलेंद्र अपने बच्चों को पास में ही रहने वाली अपनी मां के पास छोड़कर अपने घर से भाग निकला। नागपुर की तरफ जाते समय उसने पुणे में रहने वाले अपने दोस्त गोविंद को फ़ोन लगाकर बातचीत किया। शैलेंद्र बोला, हेलो गोविंद, मैं बैतूल से शैलेंद्र बोल रहा हूँ। भाई मैं बड़े संकट में फंस गया हूँ, तेरी मदद की इस समय मुझे सख्त ज़रूरत है। गोविंद ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, संकट के समय दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बताओ शैलेंद्र, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। शैलेंद्र बोला, गोविंद कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे साथ पुणे में रहना चाहता हूँ। तुम मुझ पर एक उपकार करोगे तो मैं शायद बड़े संकट से बच जाऊँगा। गोविंद ने उसे पुणे आने का न्योता देते हुए कहा, अब पहेलियाँ ना बुझाओ शैलेंद्र, तुम पुणे आ जाओ। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हर समय खुले हुए हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें।
शैलेंद्र के मन की मुराद पूरी हो गई। वह नागपुर से ट्रेन पकड़कर पुणे पहुंच गया। पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उसने गोविंद को फ़ोन लगा दिया। बचपन का दोस्त गोविंद उसे लेने स्टेशन आ गया। गोविंद ने घर जाकर शैलेंद्र को खाना खिलाया और उससे परिवार का हालचाल पूछा तो शैलेंद्र ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए गोविंद को बताया कि पत्नी राधा से झगड़ा होने की वजह से उसने उसे फावड़ा मार दिया था, जिससे राधा की मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए वह पुणे आया है। गोविंद ने फरारी काटने के लिए शैलेंद्र को अपने घर पर पनाह देते हुए भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों में उसे किसी कंपनी में काम दिलवा देगा और यहाँ पुलिस उसे खोज भी नहीं पाएगी। मगर पुलिस की पकड़ से वह ज़्यादा दिनों तक नहीं बच सका। मोबाइल लोकेशन के आधार पर 22 मार्च 2023 को बैतल पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शैलेंद्र को फरारी काटने में मदद करने के आरोप में गोविंद वरकड़े को भी हिरासत में ले लिया। 23 मार्च को बैतूल कंट्रोल रूम में एसपी सीमाला प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा किया। शैलेंद्र और गोविंद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को बैतूल जेल भेज दिया गया। नाबालिग बेटे शौर्य को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। नशाखोरी और अय्याशी की वजह से शैलेंद्र की गृहस्थी उजड़ गई और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। गलत रास्ते पर चलने वाले दोस्त को सहयोग करने वाले गोविंद को भी अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। पढ़ने लिखने की उम्र में नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह में जाने को मजबूर होना पड़ा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें अपना प्यार दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।